हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को और सभी साथियों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और आज हम ज्ञानवर्धन बैच की जनरल साइंस की 5वीं क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चों। और इस क्लास में ये क्लास आपको रूटीन में 8 बजे ही मिलेगी। आज थोड़ा सा डिले है, आज ही आपको लगभग 11:30 के आसपास मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो और डेली आपको 8 बजे ही मिलेगी क्लास, ठीक है ना। और अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। कई बार रिपीट हुआ और कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा फीमेल एग। लार्जेस्ट यानी बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो फीमेल एग होता है। इसको ओवम भी बोलते हैं, ठीक है, ओवा भी इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो बात मैंने आपको बतानी है किसकी? नर्व सेल की। नर्व सेल क्या है? हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट सेल है। कौन सी सेल है? लॉन्गेस्ट सेल है। आरबीसी है बच्चों। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी या आर्मी ऑफ बॉडी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद है सबसे छोटी सेल की बात करते हैं भी, हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो बच्चों वो होती है स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है। और ये मेल में पाया जाता है भी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन का उदाहरण नहीं है? फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। और सभी आंसर जरूर दिया करो भाई, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे भाई क्या क्या हम कर रहे हैं और कहां कहां से कितना कितना पोर्शन आ रहा है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो बच्चों इसमें देखिए जो रेनिन है, रेनिन जो हमारा हार्मोन है बच्चों, ठीक है, रेनिन हार्मोन है, ये कहां से? किडनी रिलीज करती है, इसको किडनी बनाती है, ठीक है। और ये क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोनिन क्या है बच्चों? ऑक्सीटोनिन को कहते हैं लव हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? लव हार्मोन। जब हम किसी से गले मिलते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं उस टाइम ये रिलीज होता है। इंसुलिन क्या है बच्चों? इंसुलिन जो हार्मोन है इसको रिलीज करता है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय हिंदी में कहेंगे, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये इंसुलिन क्या है? ग्लूकोज को किसमें? ग्लूकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? ग्लूकोजन में। तो बच्चों इतनी बातें करने के बाद अब रह गया ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ये साइटोसिन क्या है बच्चों? साइटोसिन क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है जो किसमें पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? डीएनए में, ठीक है। ये एक तरह का क्या है? बेस है। और बेस भी कौन सा है बच्चों? दो तरह के बेस पाए जाते हैं डीएनए में, एक प्यूरिन होते हैं और एक कौन से होते हैं? पायरिमिडीन। एक कौन से होते हैं? पायरिमिडीन। ये दो तरह के जो बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। तो जो साइटोसिन है ना बच्चों, ये आपका पायरिमिडीन बेस है, ठीक है, क्षार है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, निम्नलिखित में से किस जीव में पोषण के परजीवी मोड है? परजीवी यानी नाम ही बता रहा है आपको, पर यानी दूसरों पर जो जीवित रहते हैं, ठीक है, जो दूसरों पर जीवित रहते हैं, यानी होस्ट सेल से अपना भोजन लेते हैं। किससे? होस्ट सेल से अपना क्या लेते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो होस्ट सेल से, अब देखिए सबसे पहली बात हम कर रहे हैं पेनिसिलियम की। किसकी? पेनिसिलियम की। तो ये क्या है बच्चों? ये एक तरह का फंगस है। क्या है? एक तरह का फंगस है, ठीक है। फंगस क्या होते हैं बच्चों? ये हीटरोट्रोप्स होंगे, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड करेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी? प्लाज्मोडियम की, सॉरी पैरामीशियम की बात करते हैं पहले। तो पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो पैरामीशियम क्या है?
पैरामीशियम भी एक तरह से हीटरोट्रोप है जो दूसरों से अपना भोजन लेता है बट दूसरों पर अपना भोजन नहीं बनाता। ठीक है, तोता है, तोता भी दूसरों से अपना भोजन लेता है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, बट ये दूसरों के ऊपर भोजन नहीं बनाता। ठीक है ना। और जो प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, ये प्लाज्मोडियम एक तरह का बैक्टीरिया है बच्चों। ठीक है, एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और जिसके कारण हमें क्या होता है, बुखार होता है, जैसे मच्छर हो गया। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम यानी एग्जांपल लिया मैंने मच्छर का, तो मच्छर क्या रहेगा बच्चों, आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन ग्रहण करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिसीजेज, कि इनमें से कौन सी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी संक्रामक रोग है, यानी फैलने वाली बीमारी है बच्चों। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। कम्युनिकेबल डिसीज की बात कर रहा है ये, शाबाश भाई। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, हम बात करते हैं सकरवी की। सकरवी जो बीमारी है बच्चों, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं पहले में। ठीक है, सकरवी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और अस्थमा है बच्चों। अस्थमा क्या होता है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और सांस की बीमारी होती है। डायबिटीज है बच्चों, ये मधुमेह, यानी ये होता है इंसुलिन की कमी से, और ये जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, बट इसमें ये पूछा है फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो जो मिसलस है ना बच्चों, ठीक है, ये क्या है, किससे होती है, एक तरह के वायरस से होती है। और जो बीमारी वायरस से होती है ना, वो डिसीज कौन सी होती है, फैलने वाली होती है, संक्रामक रोग होता है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। जैसे बात आती है कोरोना की, ओमिक्रॉन की, ये भी कौन सी डिसीज है बच्चों, कम्युनिकेबल डिसीज है, याद रख लेना। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, कि निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है बच्चों, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई, शाबाश। तो बच्चों आप चने भी खाते हो, सोयाबीन भी खाते हो, जो आर्मी वाले लड़के हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। तो बच्चों जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में। ठीक है, उसके बाद मूंगफली में, पहले प्रोटीन किस में ज्यादा होगा, सोयाबीन में, उसके बाद मूंगफली में, मूंगफली के बाद किस में आएगा, गेहूं में, गेहूं के बाद यानी सबसे कम किस में होता है बच्चों, एप्पल में। इन चारों ऑप्शन में से ये सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, इंटरसेलरी मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन, अंतविष्ट विभ्योतक किसमें पाए जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी बड़ा गजब का है, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, फिर बताता हूं आपको क्या रहेगा राइट आंसर। देखिए बच्चों, सबसे पहले इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। मानिए ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ठीक है, ये इसकी भाई जड़ें हैं नीचे, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या हो गई, टिप हो गई, ठीक है। और इस तरह से यहाँ जैसे गन्ने की बात कर रहे हैं, गन्ने में ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं बच्चों, तो इन डॉट्स को कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं, नोड्स, ठीक है। उसके बाद इन नोड्स से क्या निकलती हैं बच्चों, ये पत्तियां निकलती हैं। नोड से क्या निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, समझ गए मेरी बात, ठीक है। यहां से क्या निकलती हैं, इनकी पत्तियां निकलती हैं। तो ये जो पत्तियां होती हैं बच्चों, इनको कहते हैं लेटरल बड। क्या बोलते हैं इनको, लेटरल बड। और ये जो डॉट से होते हैं इनको क्या कहते हैं, नोड्स। गन्ने में देख लेना जो डॉट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इनके बीच का जो ये हिस्सा होता है, जो ये पोर्शन होता है इनके बीच का, ये पोर्शन क्या करवाता है, इनकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे मेरे साथियों, इंटरनोड। क्या कहेंगे, इंटरनोड। क्या कहेंगे, इंटरनोड, ठीक है, समझ गए मेरी बात। इनको क्या कहेंगे हम, इंटरनोड, ठीक है बच्चों। और ये ऊपर का हिस्सा इसका एपिकल होता है और नीचे क्या होती है, इसकी रूट्स होती हैं, समझ गए मेरी बात। तो अब इसने कहा इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक, यानी इंटर देख लो कहां है, इसमें इंटरनोड में है, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कहता है मीन माटा
ता नहीं है, टा ही ये। रोग किसके कारण होता है? तो बच्चों ये रोग, इस रोग का सबसे पहले पता चला था जर्मनी में, जहां पे जो उद्योग लगे हुए हैं उन उद्योग से जो अवशिष्ट निकलता है, ठीक है, कौन सा अवशिष्ट निकलता है बच्चों? इनसे जो मरकरी के जो कंपाउंड्स निकलते हैं उनसे कौन सी बीमारी होती है? मीन माटा रोग होता है। इसको याद ही रखना पड़ेगा मेरे साथियों, ठीक है, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, इसको लर्न ही करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, मरकरी के कारण, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which of the following is usually not an air pollutant? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक वायु प्रदूषक नहीं है? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों कि कौन सा इनमें से वायु प्रदूषक नहीं है। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों यहां अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोकार्बन की, जैसे पेट्रोल और डीजल हो गया, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का भी आपको पता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको पता है, ये भी प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। ये अम्लीय वर्षा में सहायक होते हैं दोनों, ठीक है। एसिड रेन में दोनों क्या होते हैं? सहायक होते हैं बच्चों। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कभी आपने सुना है भाई? इससे कभी प्रदूषण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं बच्चों लाफिंग गैस। कौन सी गैस कहते हैं? लाफिक गैस कहते हैं, इसको हंसाने वाली गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही, नाइट्रस ऑक्साइड कभी भी प्रदूषक के रूप में काम नहीं करता। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, ठोस अपशिष्ट के रूप में बच्चों किसको जाना जाता है? एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि जब मिट्टी है, मिट्टी को हम किस में डालते हैं? पानी में डालते हैं, H2O में डालते हैं, ठीक है। या जहां मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जहां पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है? स्लज यानी कीचड़। और कीचड़ क्या होती है बच्चों? किसी भी अपशिष्ट की ठोस अवस्था होती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डैश ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के खालिस्तान में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों इसका। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली मैं बात आपको यही कहूंगा कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। हमें पता है भाई ये कोई भी हमारा एटम होगा, ठीक है, तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाद इस तरह से उसके अंदर कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाली सेल में पाए जाते हैं उनको कहते हैं कौन से? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फर्स्ट सेल कौन सा है बच्चों? ये इसका फर्स्ट सेल है। दूसरा सेल कौन सा है? ये इसका दूसरा सेल है। और ये जो उपांत्य आवरण है यानी पेनल्टीमेट सेल है, ये कौन सा होता है बच्चों? लास्ट से सेकंड लास्ट वाला जो सेल होता है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज एका बोरोन? बच्चों एका बोरोन किसको कहा जाता है? ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एका बोरोन किसको कहा जाता है? एक बार लाइव चैट में लिखिए भी फटाफट से। तो बच्चों एका बोरोन कहा जाता है स्कैंडियम को। किसको कहा जाता है? स्कैंडियम को। इसके बाद ना एक चीज और हमें पढ़नी है, वो क्या पढ़ना है? एका एल्यूमिनियम। क्या पढ़ना है? एका एल्यूमिनियम। ये हमें पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों एका एल्यूमिनियम किसको कहते हैं? गैलियम को। किसको कहते हैं? गैलियम को। और इसके बाद एक छोटी सी चीज और याद रखनी है आपको, वो है एका सिलिकॉन। क्या है? एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन किसको कहते हैं बच्चों? एका सिलिकॉन कहते हैं जर्मेनियम को। किसको कहते हैं? जर्मेनियम को। किसको कहते हैं? जर्मेनियम को, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई भी सभी को? इतनी बात समझ आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है भाई। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन सी रहेगा, स्कैंडियम। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज, 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, शाबाश। तो बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो एक जैसे होते हैं और बराबर अमाउंट में होते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होंगे उनको हम कहेंगे विलियन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कहेंगे? विलियन यानी सॉल्यूशन कहेंगे बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कोलाइडल की। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनमें 0.0 माइक्रोमीटर के जो साइज के पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों कोलोइडल्स। क्या बोलते हैं उनको? कोलोइडल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चों कि जो मेलाकाइट हैं वो किसका आयशक हैं, किसका और है? एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई। इतने हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नीशियम के कौन कौन से आयशक हैं, कौन कौन से और हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सबसे पहला जो और है बच्चों वो है कार्नेलाइट। क्या है? कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है बच्चों? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। ठीक है, ये किसके हैं? मैग्नीशियम के हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर के जो आयशक हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं? लिख लो मेरे साथ साथ। एक तो होता है बच्चों मेलाकाइट। क्या होता है? मेलाकाइट। एक होता है बच्चों चल्कोसाइट। कौन सा होता है? चल्कोसाइट। ठीक है, उसके बाद एक होता है बच्चों इसमें डोलामाइट। क्या होता है? डोलामाइट। ये तीन इसमें आयशक होते हैं मेनली। और मेलाकाइट और चल्को जो साइट है इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, कॉपर। उसके बाद है ना मेरे साथियों, जो हम बात कर रहे हैं मरकरी की, तो मरकरी है क्या? मरकरी का जो आयशक होता है बच्चों वो होता है सीनेबार। क्या होता है? सीनेबार। और इसको लिखते हैं हम HgS से, HgS से। उसके बाद है बच्चों मैग्नीज। मैग्नीज के जो आयशक हैं मेरे साथियों वो हैं मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। और मैग्नीशियम का था बच्चों मैग्नेसाइट। मैग्नीशियम का क्या था? मैग्नेसाइट। और एक और होता है इसको, वो होता है पाइरोल्यूसाइट, पाइरोल्यूसाइट। ठीक है, उसके बाद आइए मेरे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मेरे प्यारे साथियों, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप कैसे पहचानोगे भाई? कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है? तो इसके लिए ना एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे ना बच्चों, उनके पीछे एक नाम लगा हुआ मिलेगा आपको, एन। ये एन क्यों लगता है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है। और जहां लिखा हुआ आ जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, वहां आपको मिलेगा इन डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन। तो ये तीन चीजें मिलेगी। ठीक है, जिनमें इन और आइन लगा होगा वो अनसैचुरेटेड होंगे, और जिनमें एन लगा होगा बच्चों वो होंगे सैचुरेटेड। तो यहां ध्यान से देखिए कि ऑप्शन सी में क्या आ रहा है बच्चों? एन आ रहा है। तो इसमें एन आ रहा है, एन आ रहा है, तो ये कौन सा कार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ एसिटाइलिन है, इसमें क्या आ रहा है? इन लगा हुआ है, इसमें भी इन लगा हुआ है, इसमें भी इन लगा हुआ है। तो बच्चों ये तीनों क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। The sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is known as। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये हो गया जी न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया हमारा एटम। तो इस न्यूक्लियस में
क्या है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, उनको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर। ठीक है, समझ आ गई बात। क्या कहते हैं बच्चों इसको, द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। Which of the following does not increase while moving down the group of the periods? कि आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने के दौरान निम्न में से कौन नहीं बढ़ता, यानी जो घटता है वो बताना है, जो घटता है वो बताना है, कौन सा करेक्टर घटता है। तो ऐसे होती है बच्चों आपकी पीरियोडिक टेबल, इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से। तो इस पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में जो ये लाइंस इस तरह से होती हैं वो होते हैं पीरियड्स। ठीक है, यानी जो लाइन हॉरिजेंटली होगी, यानी HP, H का मतलब हॉरिजेंटल, P का मतलब पीरियड, HP से याद रख लेना। इस तरह से जो लाइन होगी उनमें क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। इस तरह से जो लाइंस होगी उनमें होंगे ग्रुप, यानी आवर्त। ठीक है, तो बच्चों अब इसने बात कही क्या है, ध्यान से समझिए कि मूविंग डाउन, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी समूह के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो उनमें एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, मेटालिक करेक्टर है वो भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स है वो भी बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ेगी। तो क्या नहीं बढ़ेगा, वैलेंसी। ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका, बिल्कुल सही आंसर रहेगा मेरे साथियों। ठीक है, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ए केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ वन ऑफ, कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड कब होती है। तो ये भी मैं थ्योरेटिकल आपको करवा चुका हूं बच्चों। इसमें क्या है, जब कोई रिएक्शन होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं रिएक्टेंट और एक होता है बच्चों प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बराबर होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जितने एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी इधर जितने एटम्स हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन श्योर मिल्क, खट्टे दूध में, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शाबाश। तो बच्चों इसके लिए क्या है, आपको पता है कि जो एसिटिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है, सिरके में, यानी विनेगर में। किस में पाया जाता है, सिरके में यानी विनेगर में। और जो सिट्रिक एसिड है ये पाया जाता है बच्चों खट्टे फलों में। किसमें, खट्टे फलों में। ठीक है, और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है बच्चों, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। किस में पाया जाता है, दूध में। ठीक है, और लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में भाई, किससे मापा जाता है इसको, लैक्टोमीटर से। इसकी शुद्धता को किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये खट्टा किसके कारण होता है, खट्टा दूध होता है बच्चों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, विद्युत धारा किसका प्रवाह होता है बच्चों। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जाम में आ चुका है और एकदम आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों हम ये पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रवाह होगा, विद्युत आवेश का जो प्रवाह होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही। विद्युत आवेश की जो ऐसा यूनिट है बच्चों वो है कूलम। क्या है,
कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है बच्चों वो है एम्पियर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है एसआई एम्पियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापा जाता है बच्चों, तो इसको मापा जाता है एमीटर से। और एमीटर को किस में, सर्किट में किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ध्यान से समझिए इस बात को। हमें ये पता है भाई, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस यानी जो 273 केल्विन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, कि जब हम, इसने क्या कहा, 273 डिग्री केल्विन से हम क्या माइनस करें कि वो किस में, डिग्री में चेंज हो जाए, या केल्विन से हमें डिग्री में जाना है तो हम क्या माइनस करें, क्या प्लस करें। तो बच्चों वहां हम क्या करेंगे, 273 माइनस करेंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा, और प्लस करेंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। यानी दो बातें हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम प्लस करेंगे 273, अगर हमें केल्विन से किस में जाना है, डिग्री सेल्सियस में, तो हम माइनस करेंगे 273। ठीक है, तो माइनस करेंगे 273। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पावर प्लांट वेयर द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम टू ड्राइव टर्बाइन्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स इज कॉल्ड। इसने कहा एक विद्युत संयंत्र जहां विद्युत निर्माण हेतु टर्बाइन चलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ईंधन के दहन से प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं। अब देखो भाई, इसने जो बात कही है ना वो ध्यान से समझो। इसने कहा हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड, तो हीट कहां प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट में। कहां होती है, थर्मल पावर प्लांट में। ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। ठीक है, और सौर ऊर्जा से कौन से चलते हैं, सोलर पावर प्लांट, और जल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट किससे चलते हैं, रेडियम, थोरियम वगैरह वगैरह से। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 ये राशि, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है बच्चों, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। तो बच्चों जब हम बल यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, F मल्टीप्लाई D करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। और प्रेशर है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, वो होता है फोर्स बाय एरिया के, बल बटा में क्षेत्रफल के, कि कितने क्षेत्रफल पे कितना बल लगा है। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। वह प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। तो बच्चों इस चीज को याद रख लेना, माइंड में सेट कर लेना, और फिर कभी आपको मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 10⁻⁴, 10⁻⁴। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, An electric washing machine of 750 watt is used for 4 hours per day. The energy consumed by machine in a day will be, कि एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी बच्चे एक दिन में, ये इसने हमसे बात कही है। तो जो हम बात करते हैं यूनिट निकालने की वो हम लिखते हैं kWh, किलोवाट आवर में, तो इसको किलोवाट आवर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, पावर दे रखी है इसने 750 वोट, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आर यानी टाइम, टाइम कितना है बच्चे, 4 है, 4 से गुना कर दो। जब गुना करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 3000 आएगा, बटे में 1000 है। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगी, तो कितनी यूनिट निकालेगा एक दिन में, 3 यूनिट। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको जरूर बताना आप लोग कमेंट करके। ठीक है, वीडियो के बारे में भी कमेंट करना बच्चों, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद बच्चों। और इसके साथ साथ आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई भाई, उसके मैं आपसे लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, कल से आपको क्लास टाइम पे मिलेगी, और आपने जो हमें प्यार और सहयोग दिया है उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। ये प्यार और सहयोग बच्चों ऐसे ही बनाए रखना। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।